हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं लूसेंट का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं सिकंदर से चाहता हूं कि स्टार्ट करूं, क्योंकि सिकंदर के बाद से ही इतिहास का संपूर्ण जानकारी हमको मिलता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। आप इस बात को कैसे याद रख लीजिएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 3 2 5 1 6। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या, जो सिकंदर का पिता था, उसका हत्या कौन कर दिया था? 329 ईसा पूर्व में इनके पिता का हत्या हो गया था। सिकंदर का गुरु, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। पूछेगा सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। सिकंदर का गुरु हो गया अरस्तु। अरस्तु का गुरु हो गया प्लूटो। क्या हो गया? प्लूटो। प्लूटो का गुरु हो गया सुकरात। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। आप इस बात को कैसे याद रख सकते हैं? 3 दूना 6, 326, ऐसे याद रख सकते हैं। 3 2 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। जन्मतिथि पूछे, 3 2 5 में 1 जोड़ देना है। और इसका पूछेगा कि भारत पर आक्रमण 3 दूना 6, तो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर दोस्तों, ये थल सेना का सेनापति था, जबकि जल सेना का सेनापति का नाम था निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध का नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी की पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मैं इस बात को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि सिकंदर को पंजाब के, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, उस समय पूछेगा कि भारत में कौन सा वंश चल रहा था, तो उस समय चल रहा था नंद वंश। और नंद वंश का शासक कौन था उस समय? धनानंद था। कौन था? धनानंद था। और जब सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो धनानंद क्या था? वो धन का लालची था, इसलिए धनानंद को जेंद्रमीज के नाम से जाना गया है। किस नाम से? जेंद्रमीज के नाम से जाना गया है। और उन्होंने चाणक्य आया जब इसके दरबार में, तो चाणक्य ने कहा कि महाराज, सिकंदर अपने विशाल सेना के साथ भारत आ रहा है, आप कुछ कीजिए। तो धनानंद ने इनकी बातों को इनकार करते हुए इनको क्या किया था? अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया था। तो जिसके कारण क्या हुआ था? चाणक्य ने गुस्सा करके कहा था कि जब तक मैं धनानंद के साम्राज्य का विनाश नहीं देख लूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो उस समय जो था, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। दोस्तों, पंजाब का राजा पूछेगा उस समय कौन था? पोरस था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और पोरस को हराया। अच्छा, क्यों हराया था? क्योंकि झेलम नदी में आ गया था बाढ़। पंजाब को हम लोग कहते हैं 5 नदियों की भूमि। अच्छा, इसी युद्ध को सिकंदर के बीच में, जो राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, इसको हम लोग हाइडेस्पीज का युद्ध का नाम देते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में हाइडेस्पीज को हम लोग झेलम या वितस्ता युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। सिकंदर की सेना इतना डर गया था कि ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों, उस समय जो था, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली शासक था मगध। कौन था? मगध। और मगध पर किसका शासन था? मगध पर शासन था धनानंद का। धनानंद, जब उसकी सेना काफ़ी थक चुका था, तो लोगों ने कहा कि जब आप आगे बढ़िएगा
उनसे पहले आपको मगध के सम्राट जो धनानंद है वो आपको काट देगा, मार देगा, जान से मार देगा, जिसके कारण सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौटा। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा कब भारत लौटा, तो 325 ईसा पूर्व में लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ। पूछेगा उस वक्त उसका अवस्था क्या था, तो उस वर्ष जो उसका एज था 33 वर्ष था। कितना था? 33 वर्ष था। सिकंदर का जल सेना का सेनापति, देखिए पहले मैंने आपको बताया था थल सेना का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, लेकिन जल सेना का सेनापति कौन था, निर्याकस था। पहले मैंने आपको बतेबे किया। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सिकंदर का प्रिय घोड़ा, जिसको हम लोग बहुकेफला के नाम से जानते हैं, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का क्या नाम था, बहुकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर को बसाया था। तो जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में नंद वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश। और नंद वंश का कौन सा शासक राज कर रहा था, तो धनानंद। कौन राज कर रहा था? धनानंद। दोस्तों धनानंद जो था वो धन का लालची था। क्या था? धन का लालची था। इसलिए धनानंद को हम लोग जंद्रमीज के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों हम अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों मौर्य वंश का नाम मौर्य क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मुर्रा। क्या नाम था? मुर्रा। मुर्रा के नाम पर ही इस वंश का नाम क्या पड़ा? मौर्य पड़ा। चलिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ यूनानी इतिहासकार ने नाम दिया है सेंड्रोकोट्टस। सेंड्रोकोट्टस पूछेगा किसको कहा जाता है, तो हम लोग आंसर लगाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। विशाख दत्त, हम जानते हैं कि विशाख दत्त का एक किताब है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मुद्रा राक्षस से हमको किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसको लिखा कौन है, तो आपको बताना है कि इसको लिखने वाला कोई और नहीं विशाख दत्त ही है। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धनानंद को हराने में चाणक्य, दोस्तों चाणक्य को हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से धनानंद को हराया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। अच्छा, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री बन गया था वो बना था कौन? वही चाणक्य बन गया था। दोस्तों चाणक्य का किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। इसी अर्थशास्त्र से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने में है। देखिए मैंने जो बोला वो अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया। धनानंद को हराने में चाणक्य, जिसका असली नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, इसका पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। आप ये बात याद रख लीजिएगा कि जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य पूछेगा कि मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि हमको पता था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था
अपने साथियों के साथ कहाँ चला गया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने अपना प्राण को त्यागा था। आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बोला श्रवणबेलगोला, ये आ गया, श्रवणबेलगोला स्थान पर बिताया। इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को कबूल किया था। संथारा या संलेखना का प्रक्रिया द्वारा अपने प्राण को त्यागा। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा, मतलब अन्न जल के त्याग करने के कारण इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, क्योंकि इसको बताया गया था कि तुमने दयानंद की सेना को मारा है, तुमको पाप लगेगा, जिसके कारण इन्होंने कहा था कि तुमको पाप लगेगा। इसी कारण से इन्होंने क्या किया था? अन्न जल त्याग करके इनकी मृत्यु हो गया था। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। दोस्तों इस बात का जानकारी हमको मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर याद कीजिए कौन है? यह सिकंदर का सेनापति। कौन है? सिकंदर का सेनापति। जब सिकंदर का, हमको पता है सिकंदर पूरा विश्व को जीत लिया था, लेकिन भारत को नहीं जीत पाया। तो अंत में सिकंदर ने बोला था, क्या बोला था? सिकंदर जब मर जाता है तो उसका जो सेनापति रहता है सेल्यूकस निकेटर, वो कहता है कि मैं एक बार फिर भारत पर हमला करूंगा, मैं अपने आका यानी अपने मालिक का बदला जरूर लूँगा। जिसके कारण क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर हमला करता है। तब तक भारत में मौर्य वंश का शासक चल जाता है। किस वंश का शासक चल जाता है? मौर्य वंश का शासक चलने लगता है। इस मौर्य वंश का शासक उस समय कौन रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर दोनों के बीच में 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ। इसी युद्ध में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि 4 गो इलाका गिफ्ट कर दिया। कौन कौन? एरिया, अराकोसिया, जेंडोसिया, पेरिपनिसदाय, जिसको हम लोग काबुल, कंधार, हेरात या मकरान के नाम से हम लोग जानते हैं। जब इन्होंने 4 एरिया को जब गिफ्ट कर दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अपने बड़का राजा है और उसको क्या किया? और आदमी जब वो इतना बड़का राजा है तो उसको और क्षेत्र लेकर के वो क्या करेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि हमको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी, जिसका नाम था हेलेना या चेलना या कर्नोलिया, इनका विवाह करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, और बदले में 500 हाथी गिफ्ट किया। कितना किया? 500 हाथी गिफ्ट किया। लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं माना। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार दहेज प्रथा हमको यहीं पे देखने को मिलता है मौर्य वंश में, और जिसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अगर आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो आप हमको कुछ विद्वान दे दीजिए, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नोलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया गया, जिसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? एरिया, अराकोसिया, जेंडोसिया, पेरिपनिसदाय, इस नाम से हम लोग जानते थे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली? तो आपको बताना है भद्रबाहु से। किससे लिया था? भद्रबाहु से। आप ये बात याद रख लीजिएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, अच्छा पूछेगा कि मेगास्थनीज का किताब का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका है। हाँ, इंडिका में इन्होंने दोस्तों भारत का काफ़ी बुराई किया है। भारत का काफ़ी बुराई किया है। चलिए, मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी
में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रतिशत तोते का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगा रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास निकर उस खाने को चखते हैं। वो लगातार रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। चलिए पाटलिपुत्र के बारे में विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज है। कितना है? 570 बुर्ज है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और कितना 64 द्वार है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट के बनी है। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर का नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरा से घिरा है। चलिए ये तो था, इसका कुछ बेसिक जानकारी था। अब मैं पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन पूछेगा कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस बात का प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, आपको बताना है। यप्पीयानस, क्या बताना है? यप्पीयानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। मैंने आपको बताया था कि 500 हाथी क्या क्या था, गिफ्ट में दिया था। पहले भी मैंने आपको जिक्र में बताया। अब ये बात कौन बता रहा है? प्लूटार्क बता रहा है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हो गया था, क्योंकि इसको बताया गया था कि तुमने धनानंद के सैनिकों को मारा है, जिसके कारण तुमको क्या लगेगा? पाप लगेगा, जिसका पश्चाताप तुमको करना पड़ेगा। जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और संलेखना या संथारा के प्रक्रिया द्वारा अपने प्राण को त्यागा। चलिए इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटा गद्दी पे बैठता है, जिसको हम लोग बिंदुसार कहते हैं। चलिए बिंदुसार के बारे में हम जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों इसे हम लोग अमित्रोघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रोघात का अर्थ होता है दुश्मनों को मारने वाला। क्या होता है? दुश्मनों को मारने वाला। आप ये बात याद रख लीजिएगा। बिंदुसार अर्जावक संप्रदाय का अनुयायी था। अर्जावक नहीं दोस्तों, अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर आपसे पूछे अजीवक संप्रदाय का गठन किसने किया था, अजीवक संस्था किसने किया था, तो आपको बताना है मक्खली पुत्र गौसाल। क्या बताना है? मक्खली पुत्र गौसाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आज का मेरा टॉपिक। आज मैंने आपको मौर्य वंश बताया। इससे आगे मैं कल आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। इतिहास की दुनिया 99, वहां से आप जाकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।